तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं फिर एक नई वीडियो के साथ वापस। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्रश्न बैंक। हाँ बच्चों लोगों, आज हम प्रश्न बैंक सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे दिए हैं इसके क्वेश्चन। ये देखिए बच्चों, इसके निर्माता का नाम लिखा है जिन्होंने इस प्रश्न बैंक को बनाया है। बच्चों, आप लोगों को पेन कॉपी ले के साथ में बैठना है आपके, और पूरी ध्यान से इसको लिखते जाना है और बेकायदे इसको समझना भी है, ठीक है ना। तो चलिए, ये आपका ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है कि हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल कौन सा है। बच्चों लोग, आप लोग जानते होंगे कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है रीतिकाल, फिर भक्तिकाल, फिर आधुनिक काल, ठीक है ना। तो इसमें बोला हिंदी पद्य का दूसरा काल कौन सा है। तो कौन सा है बच्चों हमारा दूसरा काल? दूसरा काल है हमारा भक्ति काल। ये आप देख सकते हैं कौन सा काल हमारा होगा, तो हमारा होगा भक्ति काल, ठीक है ना। ये वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए आप देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि आधुनिक काल का आरंभ कब होता है। दोस्तों, आधुनिक काल यानी कि आपका समय कब से शुरू हुआ। तो आपका समय कब से शुरू हुआ बच्चों? आपका समय स्टार्ट हुआ है संवत 1900 से, ठीक है ना। संवत 1900 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग कि छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है। क्या बोला है? छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है। तो कौन से कवि नहीं है? तो चलिए हम देखते हैं कि कौन से कवि नहीं है। तो बच्चों कौन नहीं है? तो इधर पर सूरदास जी छायावाद के स्तंभ कवि नहीं है, ठीक है। कौन नहीं है? सूरदास जी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर आप लोग इधर देखिए कि प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद के कवि कौन है? तो प्रयोगवाद के कवि कौन है बच्चों? आज्ञेय है। कौन है प्रयोगवाद के कवि? आज्ञेय। राइट आंसर ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम अब 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला है नए कविता के कवि कौन है। तो कौन है बच्चे नई कविता के कवि? तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि नई कविता के कवि कौन। तो बच्चे नए कविता के कवि कौन है? तो इधर पर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुवीर सराय। क्या हो जाएगा बच्चों? रघुवीर सराय, ठीक है। चलिए अब हम 6वां क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। भक्ति काल की दोस्तों क्या दिया है इसमें कि भक्ति काल की सीमा है। इसमें पूछा है कि भक्ति काल की समय कब से कब तक चला। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संवत 1375 से संवत 1700 तक चला, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम अपने 7वें क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला है कि प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है, यानी कि दोस्तों प्रयोगवाद जो हमारा चला था, जो हमारा काल है, वो कब से कब तक चला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये कब से आरंभ हुआ। तो ये हुआ आरंभ सन 1943 से, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम अपने 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे 8वें क्वेश्चन में दिया है कि नंद का नंदन का प्रयोग किया गया है। नंद नंदन का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसको आप लोगों को बताना है बच्चों। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं अपन लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जी, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, किसके लिए किया गया है? तो कृष्ण के लिए किया गया, ठीक है ना। चलिए अब 9वें क्वेश्चन की ओर जल्दी से अपन लोग बढ़ते हैं। गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती थी। तो गोपी जो थी बच्चों, उनको कैसे लगती थी? उद्धव आए थे गोपियों के पास उनको ज्ञान और योग की बातें बताने। तो उनको कैसे लगती हैं गोपियों को उद्धव की बात? इस प्रकार का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ठीक है बच्चों। तो उनको कैसी लगती हैं? तो उनको लगती हैं कड़वी कड़वी सी, ठीक है ना। कैसी लगती है? कड़वी ककड़ी सी, ठीक है। अब चलिए हम अपने 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है। तो किससे की है बच्चों? इसमें गोपी जो थी वो कृष्ण की तुलना करती हैं हरिल
की लकड़ी से, ठीक है ना, हरील की लकड़ी से करते हैं, ठीक है बच्चों। और फिर चलिए 11वें क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा है कि व्याधि शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आप लोगों में से कई बच्चे लोग जानते होंगे कि व्याधि का अर्थ क्या होता है बच्चों। व्याधि का अर्थ होता है अपना रोग हो जाएगा, ठीक है ना। इधर व्याधि शब्द का अर्थ क्या होता है, रोग होता है। फिर इसके बाद सूरदास के पद में भाषा है, कौन सी भाषा है सूरदास के पद में, तो सूरदास के पद में मुख्य भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है, ठीक है बच्चों। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला है 13वें क्वेश्चन, ठीक है ना, 13वां अब अपन लोग देखते हैं। मर्यादा न लागे के माध्यम से मर्यादा की बात कही गई है, तो किससे कही गई है बताइए बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना किससे, प्रेम संबंध की, किसकी, प्रेम संबंध की, ठीक है ना। चलिए अब 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि सूरदास के गुरु थे, तो कौन थे दोस्तों, सूरदास जो थे जो जन्म से ही अंधे थे। सूरदास बच्चों ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है कि सूरदास जो थे वो जन्मांध थे, यानी कि जन्म से अंधे थे, ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछा है, सूरदास के गुरु कौन थे। तो सूरदास के गुरु कौन थे बच्चों, सूरदास के गुरु थे अपने बल्लभाचार्य जी, ठीक है ना। कौन थे, बल्लभाचार्य जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य के आराध्य हैं, मतलब सूर्य के आराध्य हैं। इसमें पूछा है कि सूरदास किसके भक्त थे, तो इसमें सूरदास श्री कृष्ण के भक्त थे, ठीक है ना बच्चों। किसके भक्त थे सूरदास जी, सूरदास जी श्री कृष्ण के भक्त थे। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 16वें क्वेश्चन ने मैंने पूछा है कि पूर्व पात का अर्थ है, यानी कि इसमें पूर्व इन पात का अर्थ पूछा है हमसे, ठीक है ना। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल का पत्ता, क्या हो जाएगा, कमल का पत्ता, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है बच्चों 17वें क्वेश्चन नंबर में कि सूर्य की रचना नहीं है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सी सूर्य की रचना नहीं है, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सी रचना नहीं है बच्चों, तो इनमें से नहीं है विनय पत्रिका, ठीक है ना। ये किसकी रचना है, विनय पत्रिका। ये विनय पत्रिका जो रचना है बच्चों वो है किसकी रचना है, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की, ठीक है ना। और ये जो अतिरिक्त दी हुई हैं ये सूरदास की ही रचना है, ठीक है। चलिए तो हम टाइम वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला है 18वें क्वेश्चन नंबर में कि परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए, तो किसने दिए बच्चों, लक्ष्मण ने दिए, ठीक है ना। किसने दिए, लक्ष्मण ने दिए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब 19वें क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला कि शिव धनुष टूट जाने पर क्रोधित उठे। कौन क्रोधित उठे, जब सभा लगी हुई थी उधर बच्चों, तो राम जी ने शिव धनुष तोड़ दिया, ठीक है ना। राम जी ने क्या किया, शिव धनुष तोड़ दिया। तो उस समय कौन क्रोधित हो उठे, तो हमारा कौन क्रोधित हो उठे बच्चों, परशुराम जी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला है कि रामचरितमानस की भाषा है, तो कौन सी है, रामचरितमानस जो है बच्चों जिसको तुलसीदास ने लिखा, इसको भी आपको अच्छी से याद में रखना। किसने लिखा रामचरितमानस को, तुलसीदास जी ने। तो इसकी ये कौन सी भाषा में लिखी गई, ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये कौन सी भाषा में लिखी गई, अवधी भाषा में, ठीक है ना बच्चों। ये आपको याद रखना है कि अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी गई। इसी तरह के बच्चों आपको इसी तरह के बोर्ड पेपर में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, छोटे छोटे रहेंगे लेकिन माइंडेड क्वेश्चन रहेंगे। तो बच्चों आप लोगों को इनको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, यानी कि मैं आपको पूरी तरह से प्रश्न बैंक की आपकी तैयारी करवा दूंगा एकदम। बस आप वीडियो देखिए आराम से, और वीडियो देखते समय बच्चों आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो को मनोरंजन के लिए मत देखिए, उसके सामने आप वीडियो अपने सामने मस्त बढ़िया आप को फ़ोन रख लेना है। उसके बाद पेन कॉपी से जो मैं आपको इधर बताता हूँ आपको नोट करते जाना, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब अपन लोग आगे की ओर बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन नंबर की ओर। तो इसमें हमको क्या पूछा है कि राम लक्ष्मण के गुरु थे, तो कौन थे राम लक्ष्मण के गुरु, राम लक्ष्मण के गुरु कौन थे बच्चों, तो राम लक्ष्मण के गुरु थे विश्वामित्र जी। कौन थे, विश्वामित्र जी, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा है सहस्त्रबाहु का वध किसने किया था, यानी कि सहस्त्रबाहु कौन था बच्चों, सहस्त्रबाहु एक राक्षस था जिसका वध किसने किया, परशुराम ने किया। किसने किया बच्चों, ये परशुराम राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन नंबर की ओर। तो इसमें बोला है कि कभी अपनी
आत्मकथा को बता रहा है। तो कैसी? जो कवि आत्मकथा किसने लिखा था बच्चों? आत्मकथा किसने लिखा? ये किसकी रचना है आत्मकथा? आत्मकथा है जयशंकर प्रसाद की, ठीक है ना। तो इधर पर हो जाएगा कि कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा को बता रहे हैं। अपनी आत्मकथा को कैसे बता रहे हैं? भोली बता रहे हैं। क्या हो जाएगा? भोली बता रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको इसको अच्छे से समझ लेना है, याद करना है। कुछ भी करो यार, कुछ भी करो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। बोर्ड परीक्षा में आपको बेकायदे अच्छी से लिख कर आना है उधर, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब 24वें क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। इसमें बोला है कि थके पथिक की पंथ में अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो बच्चों इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें होगा अपना अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो दिया है थके पथिक की पंथा, इसमें था तीनों में है, ठीक है ना। और बच्चों जहाँ जिस काव्य रचना में या तो फिर जिस किसी भी रचना में 2 या 2 से अधिक बार व्यंजन का उच्चारण होता है, वहाँ क्या होता है? वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा आ गया है 25 क्वेश्चन नंबर। छायावाद के प्रतिनिधि हैं, तो कौन है छायावाद के प्रतिनिधि? तो हमारे छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद। ये अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब 26वें क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। 26 में क्या दिया हुआ है कि प्रसाद जी को कामायनी पर पुरोहित परितोषित मिला। कौन सा परितोषित कामायनी में जयशंकर प्रसाद को मिला? तो कौन सा मिला बच्चों? मंगला पुरोहित पर। कौन सा मिला? मंगला परितोषित, ठीक है। ये आप लोगों को अच्छी से याद कर लेना है। तो चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है। इसमें क्या बोला बच्चों कि जयशंकर प्रसाद जो है इन ऑप्शन में से कौन सा संग्रह नहीं है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है ना। तो चलिए अपन लोग इसको भी देख लेते हैं कि कौन सा संग्रह नहीं है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साय में धूप, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? साय में धूप। चलिए अब 28वें क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया है कि उत्साह कविता में बादल प्रतीक है। क्या बोला बच्चों? उत्साह कविता में बादल प्रतीक है। तो किसका प्रतीक है उत्साह कविता में बादल? तो क्रांति का। किसका प्रतीक है? क्रांति का, ठीक है ना। उत्साह कविता जो आपके क्षितिज बुक में दी है, उस कविता का प्रतीक क्या है? तो क्या है? क्रांति का प्रतीक है, ठीक है ना। तो चलिए अब 29वें क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? तो क्या माना है बच्चों? पाले हुए माना है। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? आपको इसमें पूछा है, आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये वाक्य जो है वो क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको इसका डायरेक्ट राइट ऑप्शन बता देता हूँ। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाल कल्पना। क्या हो जाएगा? बाल कल्पना, ठीक है ना। तो चलिए अब 30वें क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है। कौन सा विशेषण प्रयोग किया है? कवि ने बादलों के लिए बच्चों कौन सा विशेषण प्रयोग किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नवजीवन वाले। कौन सा? नवजीवन वाले, ठीक है ना बच्चों। ये वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नवजीवन वाले, ठीक है। तो चलिए अब 31वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला है कि कवि बादलों में बरसने का आह्वान कर रहा है। कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है। तो कैसा कर रहा है बच्चों? तो इसमें हो जाएगा आकाश को घेर कर बरसने को। कैसा? आकाश को घेर को बरसने का, ठीक है ना। आकाश को घेर कर बरसने का, ठीक है। तो चलिए अब 32वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आप लोगों को, ठीक है ना, इसको अच्छी से ध्यान से एकदम चित साम दाम दंड भेद एकदम अपना फुल फोकस लगा दो यार, फुल दिमाग लगा दो। मैं जितनी मेहनत इधर से आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग भी फुल मेहनत करिए, फुल जोश के साथ रहिए, एकदम कंठस्थ हो जाइए बच्चों। आप फुल फोकस करिए अपनी स्टडी पर, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आपको 32वां क्वेश्चन नंबर बताता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, इसमें पूछा है कि कवि ने तृप्त धारा के माध्यम से संकेत किया है। किसका संकेत किया है? किसके माध्यम से? तृप्त धारा के माध्यम से। किसका संकेत किया है? तो किसका किया है बच्चों? इसमें हो जाएगा जन समान की पीड़ा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा?
जन सामान्य की पीड़ा का, ठीक है ना, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब इसमें आगे की बढ़ते हैं 33वें क्वेश्चन की ओर। तो इसमें बोला है नाश और निर्माण के रचनाकार हैं। कौन है नाश और किसका बच्चों? नाश और निर्माण के रचनाकार कौन कौन है? कौन है रचनाकार हैं? कौन है तो रचनाकार इसके? तो गिरजा कुमार माथुर जी हैं अपने, ठीक है ना। कौन है? गिरजा कुमार माथुर। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ऐसा पूछा है कि गिरजा कुमार माथुर के अनुसार प्रभुत्व का सरल बिंब है। कौन सा सरल बिंब है? तो मृत तृष्णा का। कौन सा? मृत तृष्णा का, ठीक है ना। अच्छे से आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है बच्चों, ठीक है ना। आप लोगों को एकदम पूरा पढ़ना, मन लगा देना है इसमें, ठीक है ना। तो चलिए अब 35वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन लोग। इसमें बोला नई कविता के समर्थ कवि हैं। क्या बोला बच्चों? नई कविता के सामर्थ कवि हैं। कौन है नई कविता के सामर्थ कवि? तो इसमें नई कविता के सामर्थ कवि हैं गिरजा कुमार माथुर, ठीक है ना। बच्चों आप लोगों को इसको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अब इसमें बोला है, अब 36वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। लड़की जैसे दिखाई मत देना से माँ का क्या असर है? बच्चों ये आपका एक पाठ दिया हुआ है आपके क्षितिज बुक में। उसमें माँ अपने बेटी से बोलती है कि लड़की जैसे दिखाई मत देना, इससे क्या आशय है, ठीक है ना। इस वाक्य से क्या आशय है, ठीक है ना। तो इस वाक्य से क्या आशय बच्चों? इस वाक्य से आशय है कि दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए, क्या करने के लिए? दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। सूरत निरथ काव्य संग्रह के कवि हैं, ठीक है ना। काव्य संग्रह के कवि कौन है? तो कौन है बच्चों इसके कवि? इसके कवि है ऋतुराज जी, ठीक है ना। अपने क्या हो जाएंगे? ऋतुराज जी हो जाएंगे। चलिए अब एक हमारा लास्ट बच्चा है। इसमें बोला है कन्यादान कविता में नारी के किस भाव की अभिव्यक्ति है? तो कौन सी की अभिव्यक्ति है बच्चों? तो इसमें दिया हुआ है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संवेदनशीलता, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है। तो बच्चों आपको मैंने पूरे ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं इसके, ठीक है ना। आप लोगों को इसकी अच्छी तैयारी कर देना है। अब मैं अपनी वीडियो में अभी इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको पूरा खाली स्थान में अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को नीचे बटन दिखेगा लाल कलर का सब्सक्राइब का, उसको आपको दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है, जिससे कि बच्चों मैं प्रश्न बैंक से रिलेटेड जितने भी वीडियो अपलोड करूँ, जितने भी, वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना बच्चों। तो आप लोगों को क्या करना है कि सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना है, ठीक है ना बच्चों। यार बहुत मुश्किल से मेहनत करते हो यार, इसीलिए सब्सक्राइब प्लीज कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।